के अलग अलग नेताओं की आवाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरों से, ऐसे वीडियो से समाज के अंदर तनाव पैदा करने का षड्यंत्र चल रहा है। देश में अगर शांतिपूर्ण चुनाव चलते रहे तो इनके इरादे कभी भी सफल नहीं हो सकते, और इसलिए आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर देश में कोई बड़ी हरकतें करने का इनका इरादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे आगाह कर रहे हैं कि चूंकि चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है इसलिए उसमें खलल डालने का प्रयास हो रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को लेकर झूठ नहीं फैलाएंगे। मोदी आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, मोदी आएंगे तो अब चुनाव नहीं होगा, मोदी आएंगे तो रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, ये सारे झूठ पहले भी फैलाए गए। लेकिन जिस तरह से वीडियो को एडिट करके झूठ फैलाया जा रहा है यह बड़ा घातक और खतरनाक है। सोचिए, पूरे वर्ग में यह झूठ फैला देना, इससे क्या से क्या हो सकता है। देश में तनाव बढ़ सकता है और इसीलिए प्रधानमंत्री चिंतित है। कुल मिलाकर इंडी गठबंधन की कोशिश है कि आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा जाए। इसलिए कहते हैं कि 400 पार का नारा बीजेपी ने संविधान बदलने के लिए दिया है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस के इस नैरेटिव को भी एक झटके में तोड़ दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस मुसलमानों को देना चाहती है। उन्होंने कहा कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक वो ऐसा होने नहीं देंगे। पीएम मोदी को सुनिए, फिर बताऊंगा कैसे कांग्रेस मुसलमानों को वोट जिहाद के लिए उकसा रही है। ये इंडी अगाड़ी वाले जरा कान खोल के सुन लो, मोदी भी जिंदा है। ये कान खोल करके सुन लो साहजादे, ये जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देगा, ये देश नहीं होने देगा। और जो ये मंसूबे रखते हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए ये देश राजनीति के नक्शे से मिटा देगा जी। नरेंद्र मोदी ताल ठोक कर कह रहे हैं कि जब तक मोदी जिंदा हैं तब तक वो धर्म के नाम पर आरक्षण इस देश में नहीं होने देंगे। आप ये भी देखिए कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन एक तरफ तो दलितों और पिछड़ों को यह कहकर डराती है कि मोदी आरक्षण खत्म कर देगा, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेता मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील करते हैं, और जो मुसलमान बीजेपी कैंडिडेट के साथ भी दे उसका हुक्का पानी बंद करने की बात करते हैं। आप सोचिए, जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ये कौन सा लोकतंत्र है बॉस? कि आपके लोग खड़े होकर कहें कि जो मुसलमान बीजेपी को वोट देगा उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे, वोट जिहाद करो। आप सुनिए, फर्रुखाबाद में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी के नेता मारिया आलम खान ने क्या कहा। फिर आपको बताऊंगा कि 2 चरणों के मतदान के बाद बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। आप बताइए बॉस, मतलब मुसलमान को इन लोगों ने एक तरह से जागीर समझ लिया है कि जो हम बोले वही करो, नहीं तो हुक्का पानी बंद कर देंगे। क्यों बॉस? और ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग, ये इंडी गठबंधन वाले। ये इनकी सोच है कि वोट जिहाद होगा। यही कोई हिंदू पक्ष से अगर इस तरह से मांग ले कि हिंदू भर भर के वोट करो, फिर देखिए कैसे हिंदू राष्ट्र बनाने का डर फैला दिया जाएगा। यानी फेक वीडियो से लेकर वोट जिहाद तक
विपक्ष वो सारे पैतरे अपना रहा है जिससे मोदी को रोका जा सके। और अब तो इस लेवल की बातें चुनावी रैलियों में हो रही हैं कि भगवान के बीच भी लड़ाई करवाने से हिचक नहीं। आप मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुनिए, कांग्रेस के अध्यक्ष है, जो बहुत वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि हमारे कैंडिडेट का नाम शिव कुमार है और वो बराबर राम का मुकाबला कर सकते हैं। मतलब भगवान शिव और भगवान राम का मुकाबला चल रहा है क्या इस देश में? सुनिए खड़गे जी को, फिर बताऊंगा कि यह सब आखिर हो क्यों रहा है। हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, क्या शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे भूल गए कि शिव और राम का मुकाबला नहीं चल रहा बॉस। शिव और राम, इनको मानने वाले एक साथ रह सकें और उनके साथ अलग व्यवहार ना हो, इस देश के अंदर इसकी लड़ाई चल रही है कि किसी एक को विशेष सहूलियतें ना मिले। और कांग्रेस की हालत देखिए आप, कांग्रेस अध्यक्ष को जिस कैंडिडेट का प्रचार करने गए उसका नाम पता नहीं है। मंच पे पूछ रहे हैं कि हाँ, तो वो अपना नाम बता रहा कि मेरा नाम ये है। ये तो इन लोगों का हाल है बॉस, अपने कैंडिडेट का नाम नहीं पता है, इस तरह की तैयारी से जाते हैं और कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को हराएंगे। इस तरह की बातें हो या फिर बात फेक वीडियो की हो या फिर फेक नैरेटिव की, इंडी गठबंधन और कांग्रेस का इकलौता टारगेट यही है कि किसी भी तरह से पीएम मोदी को रोका जाए, चाहे इसके लिए किसी का भी सहारा लेना पड़े। क्योंकि लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और इन 2 चरणों में देश की 190 लोकसभा सीट पर मतदान हुआ और अब तीसरे चरण की बारी। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा, जिसके बाद यह क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी 400 पार जा रही है या नहीं जा रही। 2 चरणों के मतदान के बाद अमित शाह का दावा है कि बीजेपी 190 में से 100 सीटें जीत रही है, यानी बीजेपी ने सेंचुरी ठोक दी है। सुनिए अमित शाह को, फिर तीसरे चरण का गणित भी समझाऊंगा। 7 चरण के चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। इस 2 चरण में हमारे पार्टी का जो इंटरनल असेसमेंट है, इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथी दल मिलकर 100 के बहुत ज्यादा आगे हम निकल चुके हैं और हम बड़े विश्वास के साथ जनता के आशीर्वाद और समर्थन से 400 पार के हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यानी अमित शाह दावा ठोक रहे हैं कि बीजेपी प्लस 100+ के पार चल रही है 190 सीटों में। अब ये उनका दावा है, इंडिया अलायंस अलग दावा कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये तीसरा फेज बीजेपी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अगर उसे 400 छूना है। देखिए, इन झूठे वीडियो से नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण अब सामने है और तीसरा चरण ऐसा चरण है जिसमें बीजेपी के मजबूत गढ़ वाली सीटें, और इस चरण में बीजेपी ने बाजी मार ली तो फिर 400 पार का नारा सच भी हो सकता है। क्योंकि तीसरे चरण में जहां जहां वोटिंग होनी है उसे अगर आप देखेंगे, इसमें गुजरात की सभी 26 की 26 सीटें हैं और गुजरात 2 बार से नरेंद्र मोदी को 26 की 26 सीटें दे रहा है। इसमें गोवा की 2 सीटें, दादरा नगर हवेली की सीट है, दमन दीव की सीट पर भी वोटिंग होनी है। इसके अलावा कर्नाटक की 14 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 11 सीट है, यूपी की 10 सीटें हैं, एमपी की 8 सीट, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, बंगाल की 4 और असम की 3 सीटें शामिल हैं। अब तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है। 95 सीट्स और इन 95 सीटों में बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछले 3 चुनाव में बेहतर से बेहतर हो गया और अगर आप वो परफॉर्मेंस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बीजेपी के लिए ये हाई स्कोरिंग फेज है। बीजेपी अगर यहां परफॉर्मेंस बेटर कर ली थर्ड फेज में तो उसके लिए रास्ता खुल जाएगा 400 तक पहुंचने का। क्यों कह रहा हूं ये देखिए, अगर आप देखेंगे 2009 ये 95 सीट जो है तीसरे चरण में थर्ड फेज में, 2009, 2014 और 2019 ये 3 फेज आपको बता रहा हूं जिसमें बीजेपी ने कितनी सीटें जीती। 2009 में बीजेपी ने इन 95 में से 47 सीट जीती थी, 47 सीट जीती। 2009 का बता रहा हूं।
जब नरेंद्र मोदी का चेहरा रखा गया तो बीजेपी की सीधे 20 सीट बढ़ गई और बीजेपी ने 67 सीट जीती। 2019 में 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी की सीटें बढ़ गई और बीजेपी 72 सीट जीत गई। यानी 95 में से बीजेपी 72 सीट पर पहुंच गई और कहां वो 47 पर होती थी। यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट अगर आप देखिएगा, एसआर जिसको कहते हैं क्रिकेट में, स्ट्राइक रेट 76% का है बॉस, 76%। यानी जैसे आप एग्जाम में नहीं कहते हैं कि मैथ्स का पेपर में अगर अच्छा स्कोर कर लिया तो फाइनल स्कोर बेहतर करना आसान होता है, क्योंकि मैथ्स में स्कोर करना आसान है। उसी तरह से बीजेपी के लिए समझिए कि यह थर्ड फेज उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 95 सीटों पर बीजेपी के साथ दूसरी पार्टियों का रिजल्ट देखेंगे तो जहां बीजेपी 72 सीट जीती 95 में से, कांग्रेस जीती मात्र 4 और अन्य के खाते में गई 19 सीटें।